हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, जैसा मैंने आपसे बोला था, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ों को। लास्ट मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ दी थी सामान्य हिंदी की, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज़ पार्ट 72 और उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज जो कि 100 से ऊपर हो चुकी हैं, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। सभी लोगों का सेशन में स्वागत है। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। एंड देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप देवभूमि करियर पॉइंट का अगर कोई भी टॉपिक फॉलो नहीं भी कर पा रहे हो और ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो 3 टेस्ट सीरीजों को बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपने। 3 ऐसी टेस्ट सीरीज हैं आपके लिए जो रामबाण है ग्रुप सी एग्जाम के लिए। एक है उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, एक ये वाली जीएस टेस्ट सीरीज जिसमें 72 तक हम कर चुके हैं, एक हिंदी की टेस्ट सीरीज चलती है हमारी जिसमें 90 प्लस हो चुके हैं, और यूके जीके में तो 100 प्लस हो चुके हैं टेस्ट सीरीज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, मान के चलो आप। टेस्ट सीरीज जितने महत्वपूर्ण है, जैसे प्रैक्टिस सेट होते हैं ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वैसे ही टेस्ट सीरीज भी हैं। और कुछ लोगों के बहुत समय से मैसेज आ रहे हैं कि जैसे आप टेस्ट सीरीज लाते हो, प्रैक्टिस सेट लाते हो फुल लेंथ, क्या इसी प्रकार से उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी या सामान्य अध्ययन के टेस्ट सीरीज हमको एप्लीकेशन पे मिल सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जल्द ही एप्लीकेशन पे 100 सेट तैयार होकर आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन पे आपको 100 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, यानी कि 100 टेस्ट हिंदी के होंगे, ईच टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही 100 टेस्ट यूके जीके के होंगे जिसमें प्रत्येक टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही 100 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं जीएस के, जिसमें प्रत्येक टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये 3 सेट आपको जल्द ही एप्लीकेशन के स्टोर पे अपलोड कर दिए जाएंगे। और जो प्रैक्टिस सेट की आप लोग डिमांड करते हैं, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे भैया एग्जाम होने से 2 महीने पहले, 2 या 2.5 महीने पहले। जैसे एग्जाम डेट आती है और जो हमारी एक आयोग के द्वारा प्रस्तावित तिथि निकाली जाती है ना, तो वहाँ पे हम शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज को या प्रैक्टिस सेट को फुल लेंथ। जैसा कि हमने 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको वीडियो से पहले दिए थे, कनिष्ठ सहायक से पहले दिए थे, और उसका कितना बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो। ठीक है, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, ग्रुप सी की तैयारी करने वाले, और उत्तराखंड का जो एस्पिरेंट है वो जानता है कि सही कौन सा मटेरियल सही है, कौन सा कंटेंट ज़्यादा सही है या उपयोगी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए, ये तो रही हमारी जो अन्य बातें थी। अब हम आ जाते हैं आज के इस टॉपिक में। आज है सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 72, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पंचायती राज क्या है? तो आपने बताना है दिए गए विकल्प में पंचायती राज का संबंध किससे है। ठीक है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। तो पंचायती राज का संबंध है आपका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, पंचायती राज एक प्रशासनिक संरचना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कैसी संरचना है ये? प्रशासनिक संरचना। पंचायती राज की मैं बात करूं, पंचायती राज जो है ये हमारा राज्य सूची का विषय होता है। और पंचायती राज देखिए कब संविधान में इसको मान्यता मिली थी, 93 में। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। वैसे अधिनियम जो पारित हुआ था 1992 में ही हो गया था, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, मैं क्लियर कर दूँ आज। भारत में पंचायती राज अधिनियम पारित जो हुआ था केंद्र में, वो 1992 में हुआ था, और इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, और ये 73वां संविधान संशोधन था, 73rd, कई बार क्वेश्चन बनता है। और पंचायती राज का जिक्र है अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में मेंशन किया गया है पंचायती राज को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप कमेंट कीजिए, चलिए भारत में पंचायती राज सबसे पहले अप्लाई कहाँ पे किया गया था, कमेंट कीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, खजुराहो के मंदिर किसने बनाए थे, इसके अलावा एलोरा के मंदिर से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ऐसे हमारा कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पगोडा से हमेशा क्वेश्चन बनता है ना। ये एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं, इनको आपने बिल्कुल गलत नहीं करना होता है एग्जाम में। अगर इसको आप गलत कर रहे हैं, सिलेक्शन से बाहर हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं या जो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के, वनडे एग्जाम में, पीसीएस में, अगर उस सही क्वेश्चन को आप गलत करके आते हैं, सरल क्वेश्चन को, तो आप रेस में बाहर हो जाते हैं, मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो एलोरा मंदिर की मैं बात करूँ तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, राइट आंसर है इसका कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अब इस देखिए, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, इसकी विशेषता ये है कि एक ही पत्थर को काट के मंदिर बनाया गया है, ये विशेषता है। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा, उत्तराखंड में भी कैलाश मंदिर के समतुल्य एक मंदिर देखने को मिलता है हमको। उत्तराखंड में भी एक मंदिर है इसके समतुल्य, जो कि है एक हथिया देवाल, जो कि पिथौरागढ़ के थल कस्बे में स्थित है। एक हथिया देवाल, ये सेम लाइक किसकी तरह? कैलाश मंदिर, क्योंकि एक ही पत्थर को काट के ये भी बनाया गया है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि राज्य का कौन सी स्थापत्य का कला का जो नमूना है वो कैलाश मंदिर की तरह है, तो एक हथिया दीवाल। हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किस परत में होता है? तो ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है भाई, कोई भी इसको सही कर देगा, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, एसएससी और रेलवे में।
एंड द राइट आंसर इज, ये होती है भैया हमारी समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल में होता है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। बाकी देखिए किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था, भारत परिषद को होना चाहिए यहाँ पे, तो कौन सा एक्ट आया था जिसने भारत परिषद को समाप्त किया था। अब भारत परिषद को थोड़ा आप समझिए, भारत शासन अधिनियम आता है 1858 का, 1858 का, क्राउन एक्ट भी जिसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत भारत सचिव का पद भी सृजित होता है और भारत परिषद की स्थापना भी की जाती है, ठीक है। और फाइनली जब 1935 का हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है तो इसके तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, 1935 का जो एक्ट था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट था। इस एक्ट से बहुत से बदलाव हुए देश में, और जो हमारा बोल सकते हैं जो हमारा अभी मेन संविधान है ना, उस संविधान में अधिकांश चीज़ें इसी से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में एक केंद्रीकृत बैंक का निर्माण हुआ, जन्म हुआ, जिसको हम जानते हैं आरबीआई के नाम से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कब बना था, 1935 में। और इस एक्ट के तहत जो बर्मा है, बर्मा जिसको हम आज म्यांमार कहते हैं, पड़ोसी देश हमारा, वर्मा को भारत से अलग किया गया था 1937 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है किसी एग्जाम में कि वर्मा को भारत से अलग कब किया गया। पहले वर्मा हमारे पास ही था, ठीक है, म्यांमार, फिर उसको 1937 में अलग कर दिया गया था इसी अधिनियम के तहत। और भी बहुत से महत्वपूर्ण की पॉइंट है इस अधिनियम के, आप पॉलिटी की कभी क्लास चलेगी तो उसमें हम क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते थे कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो समझ लीजिए समान नागरिक संहिता क्या होती है। तो समान नागरिक संहिता को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी मांग उठ रही है अभी देश में कि इसको लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अभी नहीं, सेशन समाप्त होने के बाद रिलैक्स होकर कमेंट कीजिएगा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपकी क्या राय है। ये जो हमारा समान नागरिक संहिता होती है ना, इसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि हमारा संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44, और ये आर्टिकल 44 ये बोलता है कि किसी भी धर्म या जाति का कोई भी नागरिक हो उसके लिए एक समान कानून होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा भारत में अलग अलग कानून है, हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है ना, आपने देखा होगा तो कुछ अंतर है। और कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि रिलीजन या कास्ट के हिसाब से लॉ अलग काम करते हैं। बट जहाँ पर जैसे हमारा ये राज्य है गोवा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला एकमात्र राज्य है गोवा, जहाँ पर सभी धर्म के लिए, सभी जातियों के लिए एक समान कानून है, कोई भी वहाँ पे भिन्नता नहीं है कानून में, ठीक है। और ये अनुच्छेद 44 में मेंशन रहता है। अब भारत में भी इसको लागू करने की मांग उठ रही है, लेकिन इतना बड़ा विविधताओं से भरा हुआ देश है तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। तो हमारी जो कार्यपालिका होती है, बताइए कार्यपालिका किसके अधीन रहती है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो कार्यपालिका होती है हमारे विधान पालिका के अंतर्गत रहती है हमेशा, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें से आंसर हो जाएगा, विधान पालिका। अगर देखिए एपेक का पूर्ण रूप क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एपेक आपको पता होना चाहिए, ये आसियान जो कंट्रीज़ हैं उनका ही आपस में एक एसोसिएशन है। और एपेक की फुल फॉर्म की मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और एपेक की मैं बात करूँ, एपेक की स्थापना हुई थी 1989 में, 1989 में। और स्थापना कहाँ पे हुई थी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कैनबरा एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये है राइट आंसर, ठीक है। कैपिटल भी है, कैनबरा इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो 1989 में बना था एपेक। अभी एक और टर्म आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ओपेक, ठीक है। तो ओपेक का पूर्ण रूप आप बताएंगे और ओपेक की स्थापना बताइए कब हुई थी, ये भी पूछा गया है ग्रुप सी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बोलता है पहलव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। देखिए थोड़ा समझिए, यहाँ पे पहलव पूछा गया ना कि पल्लव। देखिए दोनों वंश अलग अलग है जिसमें कंफ्यूज हो जाता है। पहलव वंश जो था ये अलग वंश था और जो पल्लव वंश था ये अलग था। देखिए अंतर को समझना है। पल्लव वंश का संस्थापक तो आप सभी को पता ही होगा, पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। कौन था, सिंह विष्णु, ठीक है। जबकि यहाँ पे पहलव वंश पूछा जा रहा है, तो पहलव का जो था ये गोंदो फर्नीस था, ठीक है। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा, गोंदो फर्नीस। और ये यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी एग्जाम में पूछा गया है, पहलव का गोंदो फर्नीस और पल्लव वंश का सिंह विष्णु प्रथम। ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो 2019 का जो हमारा वर्ल्ड कप था किसने जीता, 50 ओवर्स का वनडे इंटरनेशनल पूछा जा रहा है ना। तो ये बड़ा रोचक मुकाबला हुआ था, आपको याद होगा अभी भी, ठीक है। लास्ट गेंद और सुपर ओवर के बाद नतीजा निकला था जिसमें फाइनली इंग्लैंड पहली बार चैंपियन बना,
ठीक है। क्रिकेट का जन्मदाता देश इंग्लैंड को कहा जाता है और इंग्लैंड पहली बार 50 ओवरों के क्रिकेट में चैंपियन बना। फाइनल में इन्होंने हराया था न्यूजीलैंड को। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1983 में, 1983। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलिए अब परमाणु की बात हो रही, परमाणु ऊर्जा की, तो बताइए भारत में पहला जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था उसका क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पहला रिएक्टर था उसका नाम क्या था? वर्ष 2021 में जारी प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 2021 की यहाँ पे बात हो रही है। तो प्रेस फ्रीडम सूचकांक का मतलब ये होता है कि देश में जो प्रेस है यानी कि जो मीडिया है उसको कितनी स्वतंत्रता है, क्या वो सरकार के अंतर्गत रह के काम करती है या वो खुले विचारों का आदान प्रदान करती है, लोगों तक पहुंचाती है सूचनाएं, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, साधारण भाषा में यानी कि किसी भी देश में मीडिया कितनी स्वतंत्र है। और इसमें जो सबसे पहले स्थान पर रहते हैं वो हमारे, हमेशा आपने देखा होगा, यूरोपियन कंट्रीज रहते हैं जहाँ पे करप्शन बिल्कुल जीरो है। और भारत की बात करते हैं तो बहुत अच्छी रैंक नहीं है भारत की इसमें। ठीक है, भारत की रैंक रही 142वीं। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, 142वीं रही। प्रेस फ्रीडम सूचकांक जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जारी करती है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो ये एक संस्था है, इसको ये जारी करती है। भारत की रैंक 142, लास्ट प्लेस में इसमें रहा है जो सबसे बोल सकते हैं कि जहाँ पे मीडिया को बिल्कुल अंकुश है, जो हमारा है उत्तर कोरिया। ठीक है, जो तानाशाह है वहाँ पे किम जोंग, वो कंट्री इसमें सबसे लास्ट है, सबसे खराब रैंक रही है उसकी। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका निर्माण करवाने वाला जो शासक था परांतक प्रथम था। ये ऑप्शन 20 में से आंसर है, परांतक प्रथम। क्वेश्चन ये बन सकता है कि परांतक प्रथम किस वंश का था? तो चोल शाही वंश का था ये, चोल शाही। ठीक है, परांतक प्रथम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्म्स एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के इतिहास, जो ऑनलाइन कोर्स अगर आपने लिया है, जो लोग हमारी एप्लीकेशन के स्टोर से जुड़े हैं, वहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में भी आया था ये आर्म्स एक्ट। 1857 की क्रांति हो जाती है, तो क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स चेक कराना चाहते हैं कि लोगों के पास कितने असले बारूद हैं। तो उसमें हेनरी रैमजे इसका प्रत्यक्ष विरोध करता है और बोलता है कि कुमाऊं की जनता, गढ़वाल की जनता मुझ पर बहुत बिलीव करती है, प्रेम करती है। अगर मैं ऐसे कोई ऑर्डर जारी करूं तो वो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तत्कालीन जो वायसराय है उससे ये डिस्कस करता है, कौन? हेनरी रैमजे। बट बाद में 1889 के टाइम पीरियड पे 1889 में हमारा क्या आता है? एक आर्म्स एक्ट आता है। आर्म्स एक्ट में केवल ये होता है कि जैसे आज भी हम कोई बंदूक वगैरह लेते हैं ना अपने पर्सनल यूज के लिए भी या सेफ्टी के लिए, तो हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लाइसेंस तो लेना पड़ता है ना हमको किसी भी बंदूक को लेने के लिए या रिवॉल्वर के लिए। तो ऐसे ही लाइसेंस के बहाने, ये बहाना था ब्रिटिशर्स का केवल कि लाइसेंस अप्लाई करने के बहाने हम चेक तो करें लोगों के पास कितने बंदूकें छिपा के रखी गई हैं। तो जब ये आर्म्स एक्ट आया था, बोला जाता है कि उसमें कुमाऊं गढ़वाल में जिन लोगों के पास भी राइफल्स वगैरह थी, पिस्टल वगैरह भी थी ना, उन लोगों ने रातों रात अपनी पिस्टल को क्या किया? आग में पिघला दिया और उसके किसी ने हथौड़ा बना दिया, किसी ने कुछ भी इक्विपमेंट बना दिया उसका, पीट के लोहे को। ठीक है, इस तरह का हुआ था। फिर भी उन्होंने प्रत्यक्ष जमा नहीं करा क्योंकि बहुत सी अवैध उसमें बंदूकें वगैरह लोगों के पास थी। तो ऐसी घटना हुई थी और ये आर्म्स एक्ट आया था उसमें भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड लिटन। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर, लॉर्ड लिटन। लिटन का नाम और जुड़ा हुआ है दोस्तों, भारत में प्रेस प्रतिबंध सबसे पहले इसी ने लगाया था, लॉर्ड लिटन ने। इसको भी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला वायसराय ये था, लिटन। ठीक है, ये नाम आपको याद होना चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, माफ कीजिए, पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे। ठीक है, बंगाल विभाजन और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, बहुत से अधिनियम भी आए इसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। लेकिन लॉर्ड कर्जन के साथ या उसके प्रशासनिक जो सेवा के साथ एक दाग जुड़ा हुआ है, जो बंगाल का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो ये कर्जन के टाइम पीरियड पे होता है। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन बनता है नीति आयोग वाला। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परावर्तन संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में जो पीएम है वो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। ठीक है, वहीं इसके एक सीईओ भी होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो सीईओ जो है भी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है अमिताभ कांत। ठीक है, तीनों नाम आप याद रख लो। अभी हाल में एक क्वेश्चन बना था ना आपका कि जो हमारा वित्त से संबंधित क्वेश्चन था, वित्त मंत्री उसका प्रमुख होता है। ठीक है, वित्त आयोग का जो हमारा है
मुख्य जो रिपोर्टिंग होता है किसको दी जाती है वो, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा वो, लोअर पीसीएस में क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो उसमें वित्त मंत्री उसका आंसर था। जीएसटी परिषद का, माफ कीजिएगा याद आ गया मुझे, जीएसटी परिषद का मुख्य अध्यक्ष कौन होता है, तो वो हमेशा वित्त मंत्री होता है सेंट्रल लेवल का। और योजना आयोग की जगह जो नीति आयोग है इसका जो अध्यक्ष होगा सेंट्रल लेवल पे वो हमेशा पीएम होगा, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो देखिए बॉक्साइट इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है ओडिशा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, ओडिशा। अगला देखिए, सामुदायिक और वैयक्तिक सेवाएं किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। देखिए बहुत से लोगों को हिंदी में डिफिकल्टी होती है यहाँ पे बोला जा रहा है कि सामुदायिक, कम्युनिटी वाली और जो हमारी वैयक्तिक यानी कि पर्सनल सर्विसेज हैं वो किस आर्थिक जोन में रखी जाते हैं, ठीक है, किस इकोनॉमिक जोन में रखी जाती हैं या सेक्टर में बोल सकते हैं यहाँ पे। तो कौन से सेक्टर में आते हैं बताइए, तो ये हमेशा आएंगे आपकी टर्शियरी सेक्टर में यानी कि तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। जो भी हमारे सेवा क्षेत्र वाले सेक्टर हैं जिनमें हम सेवा देते हैं, जैसे कि मैं आपको क्लासेस देता हूँ यूट्यूब पर, या अगर आप जैसे हमारी पेड क्लास ले रहे हैं वो भी एक टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, सेवा के बदले आप मुझे कुछ दे रहे हैं, तो ये हमारे तृतीय क्षेत्र का उदाहरण होता है। ऐसे बैंकिंग हो गई, बैंक के अलावा जो हमारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, टेली कम्युनिकेशन हो गया, ये सभी हमारे किस में आती हैं, तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण संबंधित गतिविधियां आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और जो हमारे भवन निर्माण होते हैं, कंपनी कोई प्रोडक्ट वगैरह बना रही है, तो वो सभी हमारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है प्राइमरी सेक्टर, इसमें हमारा रखा जाता है कृषि और पशुपालन वगैरह को, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें होती है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद है कि इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण और बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है ये, जिसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मूल्य वर्धित कर आरोपित किया जाता है, तो मूल्य वर्धित कर हमेशा लगेगा भैया उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक स्टेप पर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रोडक्शन से लेकर लास्ट जब फाइनल बिक्री होगी वहां तक लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, मैंने कच्चा माल उठाया किसी व्यक्ति से, तो कच्चा माल जिससे उठाया मैंने 1000 रुपये का उठाया मान लीजिए, देखिए समझिए इसको, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। जीएसटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जीएसटी एक हिसाब से मूल्य वर्धित कर ही है हमारा। जैसे मैंने रॉ मटेरियल उठाया किसी से 1000 रुपये का, मैंने उसको जीएसटी दे दिया उसमें 100 रुपये, ठीक है, जीएसटी 100 रुपये उसने ऐड किया था उसमें। उसके बाद उसी माल को मैंने रॉ मटेरियल से अपना सामान बनाया, और सामान बना के इसको 3000 का बेच दिया, 3000 में 10% जीएसटी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 300 रुपये इसमें हमारा जीएसटी हो गया। यानी कि देखिए हर चरण पे क्या हो रहा है, जीएसटी अप्लाई हो रहा है। हालांकि मुझे 100 रुपये का रिबेट मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने 100 रुपये पहले जीएसटी में चुकाए हैं, और यहाँ पे 300 की जगह मेरे को केवल गवर्नमेंट को 200 ही देने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए मैंने कच्चा माल लिया था, मान लीजिए मैंने रंग वगैरह खरीदा था किसी आदमी से, इसके बाद मैंने पेंटिंग क्रिएट की 3000 की, उसको बेचा, और ये पेंटिंग मैंने दे दी किसी रिटेल स्टोर वाले को, ठीक है, उसने मेरे से ये खरीद ली, और उसने किसी उपभोक्ता को बेचा भैया 5000 रुपये का, ठीक है, और उसने ले लिए जीएसटी के साथ 5500 रुपये उपभोक्ता से, है ना, समझ गए, 500 रुपये यहाँ पे जीएसटी हो गया। अब यहाँ पे इसने 300 रुपये जीएसटी इसको पेड किया था, तो ये भी गवर्नमेंट को केवल 200 ही पेड करेगा, ठीक है। इस तरह से ये साइकिल चलता है, यानी कि प्रत्येक चरण पे आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, यही कहलाता है मूल्य वर्धित कर, ठीक है। फाइनली जो इस पे जो लोड पड़ गया किस पे पड़ रहा है, फाइनली लोड हमेशा किस पे पड़ता है, उपभोक्ता पर, यानी कि कंज्यूमर पे। कोई भी कंपनी कितना भी जीएसटी ले रहा है, कुछ भी है, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अभी हम कोई लग्जरी व्हीकल लेते हैं तो उस पर 28% जीएसटी है। मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है वो टाटा हो सकती है, वो आपको हिंडई हो सकती है, सुजुकी हो सकती है, ठीक है, वो अपने रॉ मटेरियल को खरीदते समय भी जीएसटी देती है। उसके बाद जब कार बन के शोरूम आएगी तो वहाँ पे भी जीएसटी अप्लाई होगा। कार शोरूम का जो ऑनर है वो हमको कार बेचेगा तो 28% हमसे लेगा, और वो 28% ही डायरेक्ट गवर्नमेंट को जा रहा है, लेकिन अलग अलग चरणों पे लग रहा है। और जिन लोगों ने पहले टैक्स पे किया होगा उन लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि उनको वापस मिल जाएगा। और मार किसकी जेब पे पड़ी, हमारी जेब पे, आम आदमी की जेब पे, ठीक है, यानी कि टैक्स हमेशा आम आदमी ही पे करता है इस साइकिल में। हालांकि कुछ टैक्स अलग होते हैं, भी कॉर्पोरेट टैक्स जैसे अलग होता है, और कुछ टैक्स जो चीज़ें हैं वो जीएसटी से अभी परे हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन पे जीएसटी अभी अप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने समझ लिया, बेसिक चीज़ें हैं भैया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनको आपने अच्छे से समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है। तो अगर आपने देखिए प्लेट विवर्तकनी वाला जो टॉपिक होता है, विवर तकनीकी वाला जो मैं अभी इससे अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्लेटों का खिसकने वाली जो घटना हुई थी, भूगोल के चैप्टर में पढ़े अच्छे से, हम देखते हैं एनसीईआरटी की छोटी किताबों में भी है, 6, 7, 8 या आई थिंक 9th की किताबों में है वो। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगी जब महाद्वीप और महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण के द्वारा क्या हुआ, हमारा
जो प्लेट थी वो खिसकी पृथ्वी की, तो फलस्वरूप क्या हुआ हमारा, तेथिस सागर जहाँ पे था वहाँ पे एक नई पर्वतमाला उभर के आई, ठीक है। और इसी को हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। और हिमालय पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को इसलिए सागर माथा भी कहते हैं, सागर माथा, नेपाल में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले जहाँ पे माउंट एवरेस्ट है वहाँ पे पहले एक सागर हुआ करता था, करोड़ों वर्ष से पहले की बात है। इसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी, विवर्तनिकी, ठीक है, ये होता है इसका शुद्ध रूप, प्लेट विवर्तनिकी बोलते हैं इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का 20th क्वेश्चन, कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज क्या करती है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर के भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप सी एग्जाम में, जो नए लोग हैं उनको बता दूं। देखिए कोई भी कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज होती है ना, वो न्यूमेरिक कोड, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मशीन लैंग्वेज क्या करती है, न्यूमेरिक कोड में प्रेजेंट होती है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। मतलब मशीन लैंग्वेज हमेशा न्यूमेरिक कोड को ही प्रयोग करेगी, इसमें समझना है आपने, न्यूमेरिक जो कोड होते हैं इनको यूज करेगी मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर में, आपने पढ़ा होगा C++, जावा, ठीक है, बहुत सी लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा, पुरानी लैंग्वेज। तो ये आपका क्या होता है, हमेशा कोडिंग में ही काम करते हैं, ठीक है। और जावा जैसे अभी कोई ऐप आप चला रहे हो, ऐप एप्लीकेशन भी क्या होती है, कोडिंग होती है। तो ये बहुत विस्तृत एक चैप्टर है, अभी फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है, तो न्यूमेरिक कोड को प्रयोग करती है, ठीक है। बाइनरी डिजिट पूछ लिया जाता है कभी कभी कंप्यूटर में, जो न्यूमेरिक कोड होते हैं बाइनरी डिजिट होते हैं, केवल 2 अंकों में मेंशन होते हैं, 0 और 1, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, 0 और 1 में ही कोड होगा बाइनरी वाला, ध्यान रखेंगे। तो ये था दोस्तों सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 72। आज आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ऐसे ही चलते रहेंगे, बाकी जो साथ में वरियस टॉपिक है हमारे उत्तराखंड के या करंट अफेयर्स के या नेशनल इंटरनेशनल जो भी हो रहे हैं, कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से प्रेजेंट करूंगा। और बाकी जो हमारा सेकंड चैनल है देवभूमि करियर पॉइंट 2.0, वहाँ पे आपके रेगुलर क्लासेज चल रही हैं, सोम मंगल बुध। सोम को आपको उत्तराखंड जीके मिलती है, मंगल को हिंदी, बुधवार को सामान्य अध्ययन, और कल आप गुरुवार है तो कल आपको उत्तराखंड जीके मिलेगी फिर से, शुक्रवार को हिंदी और शनिवार को जीएस। ऐसा रोटेशन हमने वहाँ पे बनाया, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वहाँ पे डेली क्लासेस देखो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेज हैं और ये आपके बेसिक से लेकर सिलेबस खत्म होने तक चलेंगे और इसमें आप अच्छे से कवर कर लेंगे ग्रुप सी का पूरा सिलेबस और अपना सिलेक्शन भी तय कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पर आपने टेस्ट सीरीज के लिए आना है और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए आना है। और साथ ही मैं आपको बता चुका हूँ जल्दी आपको सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन के स्टोर पर अपलोड मिल जाएगी, जिसमें 100 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है, या लॉन्च करेंगे हम उत्तराखंड जीके की, सामान्य अध्ययन की और सामान्य हिंदी की। मान के चलो बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम से पहले हम आपके लिए लाएंगे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हमेशा की तरह। तो चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जाने से पहले अब तो ये मेरी आदत ही बन चुकी है, आप अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाना, अधिक से अधिक तो जितना भी लगाएंगे आप लोगों का ये बहुत बड़ा एहसान होगा इस प्रकृति पर और आने वाली जनरेशन पर। साथ ही जब भी आप किसी खूबसूरत प्लेस पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और लोगों को भी इस बारे में अवगत कराएं। चलिए जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें और डेली सुबह 7 बजे जो हमारा सेकंड चैनल है उस पर क्लासेस जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।